हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्काइबिंग्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए इस 1000 जी के जीएस की सीरीज वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो सीरीज को कंप्लीटली शुरू से एंड तक वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस इसी वीडियो से देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं, वही क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पहले कौन सा पद हुआ करता था? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। तो आप इसको कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर आपसे पूछे तो कौन है, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। एंड आपको पता होगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग है। चलिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको याद रखना है माउंटबेटन। माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी इंडिया को आज़ाद होने के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। एंड इसको आप कह सकते हैं लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया था। यानी एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ था इंडिपेंडेंट के बाद, तो वो दो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। वो कौन था? एक था लॉर्ड माउंटबेटन जो कि पहला था, ये था ब्रिटिश था। एंड आपको ऐसा पूछा जा सकता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपको याद रखना है सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सिराज गोपालाचारी। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ? यानी सनलाइट को अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। 8 मिनट्स एंड 16 सेकेंड, यानी 8.16 मिनट आपको दिया जा सकता है, या फिर आपको ऐसा कहीं पे भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा 8.20 मिनट। आपको दोनों याद रखना है, 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड, आपको दोनों याद रखना है। दोनों सही है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लानेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार? कौन से प्लानेट को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, एंड इसको मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना था। तो वीनस को इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। एंड आपको पता होगा हॉटेस्ट प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन है? तो हॉटेस्ट प्लानेट भी वीनस ही है। एंड अर्थ प्लानेट की सिस्टर किसको कहा जाता है? तो वो वीनस प्लानेट को ही कहा जाता है। इसको आप हॉटेस्ट प्लानेट कह सकते हैं, वीनस को ब्राइटेस्ट प्लानेट कह सकते हैं। ये दोनों है, अर्थ की सिस्टर कह सकते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारा इसी का टाइटल है वीनस प्लानेट का। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड।
यानी यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो कोस्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कोस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कोस्मोलॉजी। तो कोस्मोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना है। कोस्मोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना। कोस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी यूनिवर्स के स्टडी को कोस्मोलॉजी कहेंगे। कोस्मोलॉजी दो वर्ड से मिलकर के बना, कोस्मो एंड लॉजी। फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने इंडियन स्टेट से होकर के पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि इंडिया के 8 स्टेट से होकर के पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है। वो कौन कौन सा स्टेट से देखते हैं। फर्स्ट में गुजरात है, फिर राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जो जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये 8 इंडियन स्टेट से होकर के। एंड फ्रेंड्स आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। 8 स्टेट का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से स्टेट से गुजरता है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट से जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया? यानी इंडिया की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? कौन से शहर को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई इज द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? कौन सा बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है? आपका आंसर हो जाएगा गैनीमीड। गैनीमीड इज द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। एंड ये कौन से प्लानेट का सैटेलाइट है? ये है जुपिटर प्लानेट का सैटेलाइट है। गैनीमीड इज द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। कौन से प्लानेट का है? जुपिटर का है, याद रखना है आपको। एंड इस सैटेलाइट का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज किया गया था गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा खोज किया गया था गैनीमीड सैटेलाइट का, जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what is the name of our galaxy what is the name of galaxy which is nearest to our galaxy Milky Way? यानी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के नज़दीक जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारा गैलेक्सी कौन सा है? तो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक का गैलेक्सी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लानेट हैज़ नॉट एनी सैटेलाइट? कौन से प्लानेट के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है? ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। एंड आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम क्या है जो स्टडी ऑफ सेल को डील करता है? तो स्टडी ऑफ सेल को क्या आता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल कहा जाता है, याद रखना आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस? यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना डिग्री है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
82 डिग्री, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये कहाँ से गुजरती है? तो इंडिया के नैनी एक इलाहाबाद में जगह है, वहाँ से गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस, तो आपका कहाँ से लिया गया? तो नैनी से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस, यानी मायोपिया को किस टाइप ऑफ लेंस का यूज करके सुधार किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो मायोपिया एक कंडीशन है इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियरली बट फार डू नॉट, यानी मायोपिया में आपको नज़दीक में रखी चीज़ों को आप क्लियरली देख सकते हैं बट दूर की चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह के डिफेक्शन को कौन से लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इस तरह के डिफेक्शन को आप कॉनकेव लेंस से दूर कर सकते हैं, यानी मायोपिया इज कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी मायोपिया को आप मायोपिया कह सकते हैं या फिर नियर साइटेडनेस कह सकते हैं। इसको कॉनकेव लेंस का यूज करके इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं मायोपिया का। कौन से लेंस है? तो कॉनकेव लेंस से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ लेंस। मैंने आपको बताया मायोपिया में क्या है, तो मायोपिया में आप नज़दीक की रखी चीज़ों को आप क्लियरली देख सकते हैं बट दूर की चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख सकते, वो मायोपिया है। एंड हाइपरमेट्रोपिया क्या है यानी फार साइटेडनेस क्या है? तो इसमें आप दूर की रखी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं बट नज़दीक की चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं, तो वो होता है फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस को कौन से लेंस से करेक्ट किया जा सकता है? तो फार साइटेडनेस को आप करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, यानी आपको अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो कौन से लेंस का यूज करके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं? वो है कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? प्रेसबायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस, यानी प्रेसबायोपिया को कौन से लेंस का यूज करके करेक्ट किया जा सकता है? तो प्रेसबायोपिया क्या है? तो प्रेसबायोपिया ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको दूर एंड नज़दीक की रखी दोनों चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख सकते, दूर की चीज़ों को भी आप क्लियरली नहीं देख सकते एंड नज़दीक की चीज़ों को भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं प्रेसबायोपिया। एंड प्रेसबायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ बाइफोकल लेंस, यानी बाइफोकल लेंस का यूज करके आप प्रेसबायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये 3 कंडीशन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड और प्रेसबायोपिया, ये 3 कंडीशन आएगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल, यानी कौन से रिवर को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, यानी बंगाल का शौक किस रिवर को जाना जाता है? दैट इज दामोदर रिवर। दामोदर रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। एंड आपको पता होगा सोरो बिहार कौन से रिवर को कहा जाता है? तो सोरो बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। कौन से रिवर को? कोसी रिवर को। सोरो बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। सोरो ओडिशा कौन से रिवर को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको, सोरो बंगाल, दामोदर एंड सोरो बिहार कोसी रिवर, याद रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जलप्रपात, यानी वर्ल्ड्स का हाईएस्ट जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है? तो आपका है राइट आंसर एंजल फॉल्स है। एंजल वाटरफॉल इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। ये कहाँ पे है? तो ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक साउथ अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है। कहाँ का? साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, एंड वेनेजुएला में ही है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। उसका नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल। इसकी ऊंचाई है 807 मीटर। एंजल वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? 807 मीटर, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज,
वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम क्या है? आपको यहाँ पे हाईएस्ट नहीं कह रहा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का आंसर हो जाएगा एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। कितनी लंबाई है इसकी? तो इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर। एंडीज माउंटेन रेंज की लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर। एंड एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तो ये भी है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है। एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। कौन कौन से, मैं कुछ देशों के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे अर्जेंटीना में पड़ता है, इक्वेडोर में पड़ता है, वेनेजुएला, पेरू और भी इस तरह के कंट्री में ये लाई करता है। कौन? एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया? एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो आपको याद रखना है, एशिया की बात करें तो एशिया का बिगेस्ट डेजर्ट है आपका द गोबी डेजर्ट। द गोबी डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। ये गोबी डेजर्ट कहाँ पे? तो ये गोबी डेजर्ट है आपका चाइना एंड मंगोलिया के बॉर्डर के बीच में। चाइना एंड मंगोलिया के बॉर्डर के बीच में पड़ता है गोबी डेजर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। चाइना एंड मंगोलिया के बीच में पड़ता है। ज़्यादातर पार्ट जो इसका लाई करता है कहाँ पे? तो मंगोलिया में ही ज़्यादातर पार्ट लाई करता है। एंड ये वर्ल्ड्स की 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एंड वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डेजर्ट कह सकते हैं अब इसको। एंड आपको पता होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो आपका सहारा डेजर्ट होगा, जो कि साउथ अफ्रीका में है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? यानी कौन से कंट्री का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कितना है? 8890 किलोमीटर विद यूएसए। ये जो है ना सबसे लंबा बाउंड्री है किसका? कनाडा का है। और कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है? तो वो है यूएसए के साथ। 8890 किलोमीटर से। एंड अब दूसरा उसके बाद कौन सा होगा? तो दूसरा आपका होगा कजाकिस्तान रसिया बाउंड्री है। कजाकिस्तान का बाउंड्री जो कि रशिया के साथ शेयर करता है कितना है? 7644 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट बाउंड्री कनाडा का है। सेकंड लॉन्गेस्ट किसका है? कजाकिस्तान का, जो कि रशिया के साथ शेयर करता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। प्रोविजन of suspension of fundamental rights during emergency is taken from which country's constitution? इंडिया में जो ऐसा प्रोविजन है इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये प्रोविजन कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के ही कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन लिया गया है कि इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। एंड फंडामेंटल राइट इमरजेंसी का प्रोविजंस भी कहाँ से लिया गया? तो इमरजेंसी का प्रोविजंस भी जर्मनी के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कौन सा वाटर बॉडी सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार 2 आइलैंड ग्रुप है, तो अंडमान एंड निकोबार। तो इसको जो ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान एंड निकोबार बंगाल की खाड़ी में। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में है। तो बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान एंड निकोबार 2 ये है अलग अलग है, तो इसको जो सेपरेट करता है एक वाटर बॉडी, तो उस वाटर बॉडी का नाम क्या है? जैसे ये वाटर बॉडी इसको सेपरेट कर रहा है, तो इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? तो इस वाटर बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप, है ना। आपको राइट आंसर याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी क्या है? तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। एंड आपको याद रखना है एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सैडल पीक क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? यानी पावर ऑफ लेंस को कौन से यूनिट में मापा जाता है? तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? डायोप्टर। जिससे आप बोल सकते हैं लंबाई की यूनिट क्या है? लंबाई की यूनिट मीटर है। उसी तरह पावर ऑफ लेंस जो होती है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन से यूनिट में? तो आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर।
ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ चाइना, यानी कौन से रिवर को सोर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुआंगहो रिवर। हुआंगहो रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ चाइना एंड हुआंगहो रिवर को ही येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। ज़्यादातर लोग येलो रिवर के ही नाम से जाना जाता है, तो यानी येलो रिवर इज द सोर ऑफ चाइना, यानी हुआंगहो रिवर असल नाम है, उसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है चाइना में, जो कि चाइना का सोर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है हुआंगहो रिवर को। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? नी वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इसका यूज होता है, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लाइट ईयर इज द यूनिट विच इज यूज टू मेजर। लाइट ईयर क्या है? यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है लाइट ईयर? तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यानी एक साल में सूरज की रोशनी जितनी डिस्टेंस को कवर करती है वो होता है 1 लाइट ईयर होता है। एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है सूरज की रोशनी वो होता है 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखना है आपको। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? वेयर इज नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पे है? तो आपका एक नाथुला पास, जिसको हिंदी में कहते हैं, पास को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। नाथुला पास कहाँ पे है? तो नाथुला पास आपका सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ पे है? नाथुला पास सिक्किम में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। नाथुला पास कहाँ पे है? तो सिक्किम में है ना। आपको फ्रेंड्स सिक्किम की राजधानी कहाँ पे? तो सिक्किम की राजधानी आपको कहाँ पे है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। एंड उससे रिलेटेड आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखो सिक्किम जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट कब बना? तो सिक्किम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना 1975 में एज अ 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट को नहीं था, वो अलग एक सॉवरेन कंट्री हुआ करता था। तो सिक्किम इंडिया का जो पार्ट बना कब बना? 1975 में, यानी 22nd स्टेट बन गया है, यानी 22वां राज्य बना इंडिया का। कौन? वो था सिक्किम। कब बना? 1975 में। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी हैड। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हैड होगा, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे एंड इसमें से ही चेयरमैन कौन था इसका? तो इसका चेयरमैन था बी आर अम्बेडकर इसका चेयरमैन था। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, 7 में से ही एक हो गया इसका चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। बचे कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स। तो 6 मेंबर्स में कौन कौन से? तो 6 मेंबर्स में जैसे के एम मुंशी है, एक के एम मुंशी है, मोहम्मद सादुल्ला है, अल्लादी कृष्णा अय्यर है, गोपाला स्वामी है एंड माधव राव है। ये 6 दूसरा मेंबर्स थे। मतलब टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। एक तो हो गया चेयरमैन हो गया जो कि बी आर अम्बेडकर था। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/8 मिलीमीटर मरकरी। ये आपका ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/8 मिलीमीटर मरकरी। Hg मीन्स मरकरी। ये आपका ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच ब्लड वेसल्स कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, यानी कौन सा ब्लड वेसल्स
ब्लड को कैरी करता है हार्ट से बॉडी के वेरियस पार्ट तक, यानी हार्ट से दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट तक कौन सा ब्लड वेसल ब्लड्स को लेकर के जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड वेसल्स है जो कि हार्ट से ब्लड को वेरियस पार्ट तक कैरी करता है, वो कौन सा है? वो आर्टरीज है। एंड इसका दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? विच ब्लड वेसल्स कैरीज द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स टू द हार्ट। यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो है इम्प्योर ब्लड को हार्ट पे कौन से ब्लड वेसल के द्वारा लाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेन्स। यानी इम्प्योर वेंस को इम्प्योर ब्लड्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट में लेके जाया जाता है कौन से ब्लड वेसल्स के द्वारा? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेंस के द्वारा। एंड प्योर ब्लड को हार्ट से जो भेजा जाता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, तो कौन से वेसल्स के द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। वो आपका राइट आंसर आर्टरीज के द्वारा भेजा जाता है हार्ट से। एंड बॉडी के पार्ट से लाया जाता है तो वो हो जाएगा वेन्स से। आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डिटर्जेंट और सोप यूज टू क्लीन द क्लोथ्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। यानी डिटर्जेंट कहो या फिर आप सोप को, ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो डिटर्जेंट और सोप इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, एवरी ईयर 21 मई इज ऑब्जर्व्ड एज। यानी प्रत्येक साल 21 मई यानी 21 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया। यानी एवरी ईयर 21 मई इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टी डे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के कौन से पार्ट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू, शॉर्ट में कहेंगे सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। यानी प्योर वाटर का पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। यानी पीएच ऑफ प्योर वाटर का मतलब हुआ पावर ऑफ, पीएच का मतलब क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी प्योर वाटर में पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। यानी प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। तो देखिए आपको पीएच वैल्यू होता क्या है? पीएच वैल्यू मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी वाटर में पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो ये 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक। एंड बीच में आपका जो 7 होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? 0 से लेकर के 7 तक आपका एसिड होगा, 0 से लेकर के 7 तक क्या होगा? एसिड होगा। एंड 7 से 14 तक क्या होगा? आपका बेसिक होगा, यानी बेस होगा। यहाँ करके क्या होगा? बेस। 7 से 14 तक बेस हो जाएगा। यानी ये 7 जो रहेगा ये क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। 7 क्या रहता है? 7 न्यूट्रल रहता है, 7 न्यूट्रल। तो ये जो है वाटर क्या है? तो वाटर, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना? 7 है। एंड आपको बता दें यहाँ पे इसका ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। ब्लड का कितना होता है? तो 7.4। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड बेसिक है जाकर के। ब्लड क्या है? क्योंकि ये 7 से क्रॉस कर गया, 7 से 14 तक आपको मैंने बताया बेसिक होगा। तो ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.4, इसलिए ब्लड क्या हो गया? बेसिक हो गया। एंड वाटर क्या होगा? वाटर का पीएच वैल्यू 7, तो वाटर न्यूट्रल हो गया। एंड मिल्क का क्या होता है पीएच वैल्यू? तो मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 6.7, 6.5 या फिर 6.7 कह सकते हैं। तो ये आपका कहाँ से? तो ये 0 और 7 के बीच में ही रहा, तो इसलिए मिल्क क्या हो गया? तो मिल्क आपका एसिड हो जाएगा। मिल्क क्या आपका? एसिड हो जाएगा। ये आपका पीएच वैल्यू होता है। तो आपको याद रखना है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितना है? 7 है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड कितना है? 7.4 है। पीएच वैल्यू ऑफ
मिल्क, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क कितना है, तो 6.5 से 6.7 ये पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क है। ये आपको याद रखना है, ये 3 का पीएच वैल्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने बताया न्यूट्रल कितना होगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी वॉज अ अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। जॉन मैकार्थी कहाँ का था, अमेरिका का एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, विच नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम में फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ रशिया। नहीं, रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, रशिया के लेजिस्लेचर का नाम क्या है, तो रशिया के लेजिस्लेचर का नाम है ड्यूमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया का लेजिस्लेचर क्या है, ड्यूमा है। उसी तरह जापान का लेजिस्लेचर क्या है, तो जापान का लेजिस्लेचर आपका डाइट हो जाएगा। जापान का लेजिस्लेचर क्या है, जापान का लेजिस्लेचर है डाइट है। अफगानिस्तान का लेजिस्लेचर शोरा है। इस तरह से आपको याद रखना है, जापान का डाइट है, रशिया का ड्यूमा है, अफगानिस्तान का शोरा है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, सबसे लंबा बोन कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर ये कहाँ पे होता है, तो ये थाई में होता है, यानी आपके जांग में होती है, थाई में होती है फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको याद रखना है, ये जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, नेम द 50th स्टेट ऑफ यूएसए। तो आपको पता होगा पहले यूएसए कुल कितने स्टेट से मिलकर के बना है, तो यूएसए में कुल 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स है यूएसए में। तो उसका जो 50th स्टेट कौन सा है, तो यूएसए का 50th स्टेट है हवाई आइलैंड है। हवाई आइलैंड यूएसए का 50th स्टेट है, यानी 50वां स्टेट यूएसए का कौन सा है, तो आपको हवाई आइलैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हवाई आइलैंड कहाँ पे है, तो हवाई आइलैंड जो है, हवाई आइलैंड आपका पैसिफिक ओशन में है। एंड आपको याद रखना एक चीज़, हवाई आइलैंड की कैपिटल सिटी क्या है, तो हवाई आइलैंड की कैपिटल सिटी है होनोलुलु। हवाई आइलैंड की कैपिटल सिटी क्या है, होनोलुलु। होनोलुलु नाम अजीब तरह का लग रहा है आपको, बट यही सही है। होनोलुलु इज द कैपिटल सिटी ऑफ हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड जो कि 50th स्टेट ऑफ यूएसए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिखे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर को यूज किया जाता है। एंड आपको यहाँ पे बताया दो चीज़ याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको अगर पूछ दिया जाए गैसियस प्रेशर, तो गैसियस प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। किस इंस्ट्रूमेंट का, मैनोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर एंड गैसियस प्रेशर के लिए मैनोमीटर। ये दो आपको इंस्ट्रूमेंट याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर एंड गैसियस प्रेशर के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉल्स सडनली देन इट इंडिकेट्स। अगर बैरोमीटर का रीडिंग अचानक डाउनफॉल हो जाता है, अचानक नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो कौन से वो उसका इंडिकेशन क्या होता है, तो वो इंडिकेट्स करता है स्टॉर्म को। यानी ऐसा दिखाता है स्टॉर्म अब होने वाला है। सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्म। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। यानी इंडिया का कौन सा स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय बाउंड्री है, समुद्र से सटा बाउंड्री कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है।
गुजरात की राजधानी कहाँ पे? तो गुजरात की राजधानी कहाँ पे? तो गांधीनगर। गांधीनगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश कौन कौन से? एक यूनियन टेरिटोरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है दिल्ली के साथ, एंड एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, एंड स्टेट्स के साथ कौन कौन सा? तो आपको बता रहा हूँ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, एंड आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये इतने सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी आप इसको लार्जेस्ट ऑर्गन एज ए ऑर्गन भी मान सकते हैं, लेकिन ग्लैंड ज़्यादा सही है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या है? तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेट्स बाइल जूस, यानी ह्यूमन बॉडी से एक बाइल जूस सेक्रेट होता है यानी निकलता है, तो कौन से ग्लैंड से निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस इन ह्यूमन बॉडी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाइल जूस का सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो बाइल जूस का सेक्रेशन होता है लीवर से, बट ये स्टोर कहाँ पे होता है? एंड स्टोर इन गोल ब्लाडर, यानी बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो गोल ब्लाडर में स्टोर होता है, जमा होता है, बट ये निकलता कहाँ से? तो निकलता लीवर से। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी नोन एज मास्टर ग्लैंड, यानी कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, यानी सभी ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सभी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन डी का केमिकल नेम है, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। उस तरह से आपको और भी याद रखना है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यानी फंडामेंटल राइट जो लिया गया है तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कौन से कंट्री के? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया। बट आपको याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, बट फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हु फर्स्ट यूज द टर्म वर्ल्ड वार, यानी टर्म वर्ल्ड वार जो है, वर्ल्ड वार को पहली बार किसने यूज किया था, इसको किसने प्रपोज किया था? तो टर्म वर्ल्ड वार वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा वर्ल्ड वार वर्ड को सबसे पहले, वर्ल्ड वार टर्म को सबसे पहले यूज किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकेल कहाँ का था? तो अर्नेस्ट हैकेल एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। कहाँ का था? जर्मनी का था अर्नेस्ट हैकेल, जो कि टर्म वर्ल्ड वार को सबसे पहले यूज किया था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50,
इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज, यानी इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है कितने कंट्रीज के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 कंट्रीज। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सा है, देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, यानी 7 कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। कौन कौन सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। एंड सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर जो शेयर करता है कौन से कंट्री के साथ, तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो है बांग्लादेश के साथ। इंडिया जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि इसी वीडियो सीरीज का होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।